आइएगा। एग्जाम्पल, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन from the सर कल लास्ट वही था ना जो आपने एक नोट लिखवाया था, व्हेनेवर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज मिसिंग वाला। हाँ जी बिल्कुल, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। एक कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया, बहुत ध्यान से धीरे धीरे समझना, जो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक चलेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा 3 साल तक चलेगा। कॉस्ट इनकर्ड इन रेस्पेक्टिव ईयर। पहले साल में हमने इस कॉन्ट्रैक्ट पर 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए। दूसरे साल जब हमने काम किया तो हमने सेकेंड ईयर में 80,000 रुपए का खर्चा किया इस कॉन्ट्रैक्ट पर, और थर्ड ईयर में हमारा 70,000 रुपए का खर्चा हुआ। फर्स्ट ईयर में हमने 1.5 लाख रुपए खर्च किए, सेकेंड ईयर में हमने 80,000 रुपए खर्च किए, और थर्ड ईयर में हमने 70,000 रुपए खर्च किए। कॉस्ट yet to be incurred। कॉस्ट yet to be incurred। जब हम फर्स्ट ईयर में खड़े थे तो हमने ये सोचा था कि यार इस काम को, ध्यान से सुनना, पूरा करने में 2 लाख रुपए लग जाएंगे। कॉस्ट yet to be incurred। जब हम फर्स्ट ईयर में खड़े थे तो हमने ये सोचा था कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट अभी तो आगे के 2 सालों में चलेगा, तो 2 लाख रुपए लग जाएंगे। जब हम ईयर 2 पर आए तो ईयर 2 पर फिर हमने सोचा, क्योंकि अभी भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ईयर 2 पर हमने सोचा कि यार अब इस काम को करने में 1 लाख रुपए और लग जाएंगे। अब इस काम को करने में 1 लाख रुपए और लग जाएंगे। और ईयर 3 में कॉस्ट yet टू बी इनकर्ड कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, तो अब मुझे तो ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि फ्यूचर में कितने पैसे और लगेंगे। बात समझ में आ गई? डेटा समझ आ गया? फर्स्ट ईयर में जब मैं खड़ा था तो मैंने सोचा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में 2 लाख रुपए और लगेंगे। सेकेंड ईयर पे जब मैं आया तो मैंने सोचा कि अब 1 लाख रुपया और लगेगा। थर्ड ईयर में तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही हो गया, तो अब येट टू बी इनकर्ड की तो बात ही नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि येट टू बी इनकर्ड का मतलब क्या होता है कि जो कॉस्ट आपकी कब लगेगी, जो कॉस्ट आपकी फ्यूचर में लगेगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो येट टू बी इनकर्ड को मैंने डैश कर दिया।
हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया थर्ड ईयर में। जब कंप्लीट ही हो गया तो येट टू बी इनकर्ड की बात तो हो ही नहीं सकती है। चलिए, अब मुझे हर ईयर का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है। मुझे यह बताना है कि पहले साल में कॉन्ट्रैक्ट का परसेंटेज, दूसरे साल में और तीसरे साल। फॉर्मूला वही है, बस अब की बार मैंने क्वेश्चन को मोर देन 1 ईयर पर कन्वर्ट कर दिया। आइएगा, सबने लिख लिया ये एग्जांपल? भाई क्वेश्चन बस 2 ही पैटर्न के बनेंगे आपके पास, सिंगल ईयर और मोर देन 1 ईयर। आइएगा सॉल्यूशन। ईयर 1 पर आइएगा, देखिएगा फॉर्मूला क्या है। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इंटू 100। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इंटू 100। आइएगा, देखिए ईयर 1 पर मेरी कॉस्ट इनकर्ड दे रखी है 1.5 लाख। डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट कैसे निकालता हूं मैं? इनकर्ड प्लस येट टू बी इनकर्ड। आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है इनकर्ड प्लस येट टू बी इनकर्ड, यानी डिवाइड में आ जाएगा 3,50,000 और इंटू 100। तो लीजिएगा 150 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 100, 42.86% अप्रोक्स। %42.86। बोलिए क्लियर है बिल्कुल? आइएगा ईयर 2। सर ईयर टू बी इनकर्ड में देखो वही समझना है बस हमें। मुझे बताओ मेरा फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट फॉर द ईयर लिखवाया मैंने आपको, या मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट? यस सर आ गया। समझ रहे हो? टिल डेट। टिल डेट का मतलब है ईयर 2 तक कितना खर्चा हो चुका है। तो ईयर 2 तक खर्चा हो चुका है। देखिए ईयर 1 में ऑलरेडी आप 1.5 लाख खर्च कर चुके थे, और ईयर 2 में आपने 80,000 और खर्च कर दिए। बात समझ में आ रही है? तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कॉस्ट इनकर्ड टिल ईयर 2 कितनी है, क्योंकि मैंने कहीं भी फॉर्मूले में फॉर द ईयर यूज नहीं किया, मैंने यूज किया है कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। तो टिल डेट का मतलब हुआ जब मैं सेकंड ईयर की बात करूंगा तो सेकंड ईयर तक मेरा खर्चा हो चुका है 150 प्लस 80, क्योंकि ये केवल 80,000 सेकंड ईयर का खर्चा है और 150 तो मैं ऑलरेडी खर्च कर चुका हूं। तो इसका मतलब मेरा जो टोटल खर्चा हो गया वो 2,30,000 हो गया। तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आ गई 2,30,000 डिवाइडेड बाय, अब फ्यूचर में 1 लाख रुपए और खर्च होंगे, तो टोटल कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट की हो गई 330 इंटू 100। 230 डिवाइडेड बाय 330 इंटू 100, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ गया 69.70%। ईयर 2 सर तक। ईयर टू बी इनकर्ड वाली जो है वो इसमें पहले जैसे ऐड करके की थी वो नहीं करना इसमें। किसमें अभी ईयर 2 वाला जो अपन ने करा ऐड कर दी ना ऊपर मैंने, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। ऊपर वाले में जैसे आपने 2 लाख
30,000 लिखा, वो अपन ने दोनों को प्लस किया, 15 और 8 वाले को। बिल्कुल। वैसे ईयर टू बी इनकर्ड वाले में नहीं करना। कैसे करोगे, सोच के देखो। मुझे एक बात बताओ, आप समझना, आप जब ईयर 2 के एंड पर खड़े हो तो आप आगे का एस्टिमेशन करोगे ना, केवल पीछे का कैसे करोगे? आप सोच के देखो, आप ईयर 2 के एंड पर खड़े हो। अब मुझे एक बात बताओ, ईयर 2 पर खड़े होकर आप यही तो सोचोगे ना कि ईयर 3 में कितना खर्चा लगेगा। क्या ईयर 1 का सोच सकते हो आप दोबारा, जो साल बीत नो चुका है? सर। यानी अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, आप लोग इंटर में आ गए, अब इंटर में आ गए, अब आप जब इंटर का एग्जाम दोगे तो क्या आप फाउंडेशन के रिजल्ट पर सोचोगे क्या कि यार कहीं मैं फाउंडेशन में फेल नहीं हो जाऊं? नो सर। आप समझ रहे हो, येट टू बी इनकर्ड हमेशा फ्यूचर की तरफ देखता है। तो जब मैं ईयर 2 की टोटल कॉस्ट निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है 230, और अब मेरा एस्टिमेट है कि 1 लाख रुपए और खर्च होंगे। समझ रहे हो, अब मेरा एस्टिमेट है कि 1 लाख रुपए और खर्च होंगे, इसलिए सर ये 1 लाख ही आना चाहिए ना फोन में, 3,30,000 के। अरे टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हो, इनकर्ड प्लस येट टू बी इनकर्ड। पहले हाँ वाले में 2 लाख लिया था कि 3.5 लाख लिया था मैंने? 3.5 क्यों लिया था? पहले वाले में भी तो कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड केवल 2 लाख ही थी। हाँ दोनों जुड़ते हैं। मैं फिर मेरे फॉर्मूले को देखो, मैं नीचे जो ले रहा हूं वो टोटल कॉस्ट ले रहा हूं, और टोटल कॉस्ट दो चीजों का टोटल होती है, जितनी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है प्लस जितनी और होने वाली है। लीजिए, तो सेकंड ईयर तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट 69.70 हो गया। आइए ईयर 3, बताइए कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितनी है? तीनों को प्लस कर 3 देंगे लाख। अब। तो 3 लाख हो गई, 3 लाख ही आई ना, 230 में 70 जोड़ दूंगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही हो गया तो टोटल कॉस्ट भी 3 लाख कितनी हो गई? 100%। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 100% कंप्लीट हो गया। 3 लाख ही खर्च हुआ, और 3 लाख में जब काम ही कंप्लीट हो गया तो इस बार तो टोटल कॉस्ट में फ्यूचर का कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये लीजिए, मेरे पास अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए, मेरे पास अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए मोर देन 1 ईयर का डेटा है, एक ही चीज याद रखना, मुझे जो फॉर्मूले का न्यूमरेटर पार्ट है उसमें चाहिए कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। टिल डेट का मतलब समझिए, मैं जिस पर्टिकुलर ईयर पे खड़ा हूं मुझे वहां तक की सारी कॉस्ट का टोटल चाहिए, और नीचे क्या आता है, टिल डेट तक की कॉस्ट प्लस फ्यूचर कॉस्ट। हमेशा ध्यान रखो, टोटल कॉस्ट में आता है कॉस्ट टिल डेट, जो आप ऊपर लिख ही चुके हो, और इसमें प्लस कर दोगे येट टू बी इनकर्ड। अब मुझे आप सर ये बताइए जो हर साल की नीचे की टोटल कॉस्ट है ना, जी, तो इसमें जो कॉस्ट टिल डेट है वो ऊपर वाली जो न्यूमरेटर में लिखा है वही आएगी, और प्लस बिल्कुल, ये। प्लस जो फ्यूचर में होगी वो और आ हाँ जाएगी। ठीक। अब बताइए, क्या आप लोगों को स्टेप नंबर 1 में आप कोई डाउट है किसी को, या अब आपको समझ आ गया सिंगल और मोर देन 1 ईयर का डेटा? हम बाद में जब और क्वेश्चन करेंगे एग्जाम के तब बार बार ये बातें आएंगी, ठीक है? तो ये मेरे पास आ गया परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने का कॉस्ट मेथड। मैंने आपको चार्ट में 2 मेथड और लिखे थे, मैं उनको भी आपको बताऊंगा, बट मैंने आपको फिर भी बोला था हमारे पास अगले मेथड का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो एस ने ऑथेंटिकेशन दिया, माना, वो पहले ही मेथड को दिया। हमारे स्टडी मटेरियल, स्कैनर, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे केवल कॉस्ट मेथड से ही फॉलो होगा। आइएगा, अब मैं आपके आगे बढ़ता हूं, पहले मैं इसी काम को कंप्लीट करता हूं और स्टेप 2 पर आता हूं। लिखें स्टेप 2,
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। प्रॉफिट निकालने के लिए अब मुझे रेवेन्यू भी तो ढूंढनी पड़ेगी। कॉस्ट तो आपने ढूंढ ली स्टेप 1 में, लेकिन प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो दूसरी चीज जो मुझे ढूंढनी है वो होगी मेरी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कैसे आएगी? आइएगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे निकालेंगे अपन, ध्यान से सुनेंगे अब आप बिल्कुल। सबसे पहले मैंने ले लिया इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये होगी एग्रीड प्राइस, ये होगी एग्रीड प्राइस। चाहे फिक्स्ड प्राइस पर बेस्ड हो, चाहे कॉस्ट प्लस पर बेस्ड हो, कॉन्ट्रैक्ट में इनिशियली जो प्राइस एग्री करूंगा वो मेरी कहलाती है इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आइएगा, इसमें ऐड करूंगा, इसमें ऐड करूंगा प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट कहां से, रेवेन्यू में प्रॉफिट कहां से आ गया? इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू वेरिएशन। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कॉस्ट निकालते समय एक टर्म समझाई थी, वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है किए गए काम में बदलाव लाना। मुझे एक बात बताओ, जो मेरी ओरिजिनल प्राइस थी उसके अकॉर्डिंग तो मुझे उस कमरे में दीवार बनानी थी, मैंने दीवार बना भी दी। अब वो जो वास्तुशास्त्री वाले उसके गुरु महाराज आए, उन्होंने बोला कि दीवार हटाकर गेट बनाओ। एक बात बताओ, जब मैं गेट बनाऊंगा तो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। लगेगा सर। लगेगा, तो उसको तो मैंने कॉस्ट में जोड़ दिया। लेकिन क्या गेट फ्री में बना दूंगा? क्या पैसा नहीं लूंगा सामने वाले से? आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एक करे हुए काम में मैंने बदलाव किया, तो भैया बदलाव करने में जो खर्चा लगा वो तो मैंने जोड़ दिया कॉस्ट में। लेकिन क्या उस बदलाव के लिए मैं पैसे चार्ज नहीं करूंगा? अपनी जेब से कॉस्ट लगाऊंगा क्या? या इसका पैसा वो नो सर। कॉन्ट्रैक्ट ही देगा? तो यहां पर मैंने वही रेवेन्यू इंक्रीज कर दी। मैंने सामने वाले को बोला कि भैया देख, तेरी वजह से, ध्यान से सुनना, तेरी वजह से मुझे ये काम दोबारा करना पड़ रहा है, इसमें कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं, तो मैं इतना पैसा तुझसे और लूंगा। वो मेरे एग्रीड प्राइस में शामिल नहीं था, लेकिन काम में बदलाव लाने की वजह से, चेंजेस लाने की वजह से जो भी एक्स्ट्रा इनकम होगी वो मैं अपनी रेवेन्यू में जोड़ दूंगा। आइए, ऐड करूंगा, ध्यान से सुनना। क्लेम्स, लॉस ड्यू टू फॉल्ट ऑफ ट्रैक्टिंग। आइएगा, ध्यान से सुनोगे अब मेरी बात को। क्लेम्स का मतलब क्या है? देखो क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टी से ड्राइंग एंड डिजाइन में कोई गलती हो गई,
ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसने जो ड्राइंग्स और डिजाइन बनाई थी उसमें कोई गलती हो गई और मैंने उसका काम कर दिया। क्या ये गलती मेरी थी क्या? ड्राइंग्स एंड डिजाइन तो किसने बनवा कर दी मुझे? कॉन्ट्रैक्टर ने बनवा के दी ना, तो मैं तो उसी ड्राइंग्स एंड डिजाइन के अकॉर्डिंग काम करूंगा। अब क्या हुआ, वो ड्राइंग्स और डिजाइन ही गलत थी, ये बाद में जाकर पता लगा। उसकी वजह से मेरा जो नुकसान होगा वो नुकसान भी मैं कॉन्ट्रैक्टी से कवर कर, मैं अपने कॉन्ट्रैक्टी से कवर करूंगा। बहुत ध्यान से सुनना, और भी बहुत बातें होती हैं। आइए एक और एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं। क्या हुआ था, मुझे ईशा ने ये बोला कि सर आपको मेरे लिए एक बिल्डिंग बनानी है, पर मटेरियल मैं लाके दूंगी, मुझे क्या क्या लगवाना है, किस तरह का सीमेंट लगवाना है, किस तरह की टाइल्स लगवानी है, किस तरह के नल फिटिंग करवाने हैं, ये सारा सामान मैं आपको लाकर दूंगी और आपको तो सिर्फ बिल्डिंग बनाना है। ठीक है, मैंने एग्री कर लिया। मैंने कहा कि चलो भैया, मैंने आपकी एक प्राइस डिसाइड कर दी है विदाउट मटेरियल, मटेरियल सारा ईशा ला कर देगी। अब क्या हुआ, जब काम चल रहा था तो ईशा ने 10 दिन का डिले कर दिया मटेरियल लाने में। मैं रोज साइट पर मेरी लेबर भेजता, वहां पर मटेरियल आया ही नहीं, लेबर पूरे दिन बैठी रही, शाम को वापस घर आ गई। मुझे एक बात बताओ, क्या वो लेबर वेजेस मांगेगी या नहीं मांगेगी मुझसे? मांगेगी सर। मांगेगी सर। क्या आपको लगता है मेरा काम 10 दिन डिले भी होगा तो मेरे एक्स्ट्रा हाँ। खर्चे भी? समझ रहे हो, 10 दिन की वेजेस तो अलग से दी, फिर जब मटेरियल आएगा तो वो 10 दिन और काम भी तो करेंगे अगले, यानी 20 दिन का खर्चा हो गया कि नहीं हो गया मेरा? बात को समझना। मान लो कॉन्ट्रैक्ट ही 10 दिन का था, चलो अपन ऐसा बात करते हैं, 10 दिन का ही कॉन्ट्रैक्ट था और 10 दिन में मुझे एक काम करके देना था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि शुरू के 10 दिन तो मटेरियल ही नहीं आया। मैं रोज अपनी लेबर को भेजता, लेबर वहां बैठी रहती, शाम को घर आ जाती। 10 दिन बाद मटेरियल आया और काम चालू हुआ, तो बताओ काम को करने में 20 दिन लग गए कि नहीं लग गए? लग गए सर। लग गए। क्या शुरू के 10 दिन मेरी गलती है क्या? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्टी की गलती का पैसा मैं अपनी जेब से दूंगा या उससे चार्ज करूंगा? उससे। उसे कहते हैं क्लेम्स। ये शुरुआत में नहीं पता था, लेकिन जब काम डिले होने लगा, जब काम डिले हुआ कॉन्ट्रैक्टी की वजह से, मैं इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्टी से बात करूंगा कि भैया ये 10 दिन का पैसा तुम मुझे और दोगे। समझ रहे हो बात को? मैंने अपनी लेबर को 10 दिन के लिए अपॉइंट करना था, 10 दिन की वेजेस जाती, बट मेरी जेब से 20 दिन की चली गई, क्योंकि 10 दिन तो मेरी लेबर खाली बैठी और 10 दिन उसने काम किया। तो वो जो 10 दिन की कॉस्ट है उसके रेस्पेक्ट में मैं सामने वाले से चार्ज भी करूंगा, मैं अपनी जेब से उसे नहीं भरूंगा। तो उस अमाउंट को हम बोलते हैं क्लेम्स। यानी अगर कॉन्ट्रैक्टी की किसी भी गलती की वजह से अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलने वाली है, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा मुझे, तो उसको मैं क्लेम्स के नाम से क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ऐड, इंसेंटिव पेमेंट्स। इंसेंटिव जानते हो? यस सर, एक्स्ट्रा बेनिफिट। बोनस हो गया एक तरह से। अब क्या हुआ वो समझना। देखो क्या हुआ, ईशा को मेरे से एक बिल्डिंग बनवानी थी, एग्रीमेंट हुआ हमारे बीच में। मैंने ईशा को बोला कि आपके लिए ये जो 3 फ्लोर की बिल्डिंग है मैं 4 महीने में तैयार कर दूंगा। बात को सुनना, मैंने ईशा से कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग मान लो 6 महीने में मैं तैयार कर दूंगा। हमारे बीच में 6 महीने का एक एग्रीमेंट हो गया। अब ईशा को क्या लग रहा है, यार काम अगर और जल्दी हो जाए तो मैं इन मकान को बेच सकती हूँ। 3 फ्लोर पे 3 अलग अलग आपको
3 BHK बनाने थे, तो ईशा उसे आगे सेल करती। अब ईशा ने क्या बोला, मुझे एक ऑफर दिया, बोले देखो तुम्हें 6 महीने में तो ये काम करना ही है, वो तो अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं तुम्हें एक बात बोलती हूं, अगर तुमने इस काम को 15 दिन पहले कर दिया, अगर तुमने इस काम को 5.5 महीने में कर दिया, या अगर तुमने इस काम को 5 महीने में कर दिया, तो मैं तुम्हें 2% एक्स्ट्रा बोनस दूंगी, मैं तुम्हें 1% एक्स्ट्रा दूंगी। क्या ये इंसेंटिव इनिशियल प्राइस में था क्या? सोच के देखो। सर पेमेंट ना? हाँ, क्या ये मेरी इनिशियल रेवेन्यू में जुड़ा हुआ था क्या? नहीं था। क्यों? नहीं सर। क्योंकि ये तो पता ही नहीं था ना कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप मुझे एक बात बताओ, इनिशियल लेवल पर, ध्यान से सुनो मेरी बात को, इनिशियल लेवल पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं मान लो 60 लाख रुपए में 3 फ्लोर की एक बिल्डिंग ईशा के लिए बना दूंगा। क्या उस समय मुझे पता था कि मैं 5 महीने में काम कर दूंगा? बताओ। नो सर। नहीं पता था ना, तो 60 लाख तो मेरी इनिशियल प्राइस थी ना। अब ईशा ने बोला, कि अगर आप काम को जल्दी पूरा कर दोगे तो आपको 2% एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और मान लो मैंने पूरा कर दिया, तो क्या मेरी रेवेन्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बताओ। बढ़ेगी सर। मैंने क्या लिखा? इफ एनी का मतलब है ये होना चाहिए, यानी वाकई में मैंने काम को जल्दी कंप्लीट कर दिया हो तभी ये रेवेन्यू बढ़ेगी। अगर मान लो मैंने काम को 6 महीने में ही किया, तो क्या तब भी मुझे वो इंसेंटिव देगी क्या? नो। नहीं देगी, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है 6 महीने से पहले काम पूरा करोगे तो इंसेंटिव मिलेगा। तो अगर मैंने काम को पूरा कर दिया तो मेरी रेवेन्यू बढ़ जाएगी, तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा इंसेंटिव पेमेंट्स। बोलिए, बात समझ आ रही है? मैंने सर ये सिर्फ बोनस का ही होता है, जैसे मतलब पेमेंट का ही, तो और कुछ नहीं होता? समझा नहीं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इंसेंटिव्स में जैसे आपने एक तो पेमेंट का बोला कि एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाएगा। पेमेंट ही मिलेगा, गधे घोड़े थोड़ी ले जाऊंगा मैं उठा के। वो मुझे ये थोड़ी बोलेगा कि मैं तुम्हें बकरियां दे दूंगा। पेमेंट तो कैश में ही होगा ना, इंसेंटिव बोनस के रूप में होगा, और वो हमेशा इनिशियल प्राइस का ही होगा, और किसी फॉर्म में हो ही नहीं सकता। मैं करूंगा क्या और किसी फॉर्मेट में लेकर? तो कैश में होता है ये जनरली, और ये भी तब मिलता है जब आप काम को जल्दी पूरा कर दोगे, यानी 100% श्योर होगे तभी, अदरवाइज नहीं ऐड हो सकता ये। आओ ऐड। इंक्रीज in price due to escalation clause। सर जी अब ये क्या बला आ गई, आइए जरा समझते हैं। इंक्रीज इन प्राइस यानी रेवेन्यू को बढ़ा दिया जाएगा इस क्लॉज के एप्लीकेबल होने की वजह से। सर ये क्लॉज होता क्या है? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनोगे आप लिखना छोड़ देंगे, पेन को नीचे रख देंगे, मेरी बात को सुनेंगे। देखो क्या होता है, मान लो रिया ने मुझे 15 बिल्डिंग बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, हर बिल्डिंग में 6 फ्लोर हैं। लिसन वेरी केयरफुली, रिया ने मुझे 15 बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और हर बिल्डिंग में 6 फ्लोर हैं। मुझे कितने मकान बनाने हैं टोटल? 9। भैया इतना तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अगर एक बिल्डिंग में 6 फ्लोर हैं तो 90 बिल्डिंग बनाऊंगा तो कितने मकान हो गए? 90 मकान हो गए कि नहीं हो गए? क्या 90 मकान आपको लगता है मैं 2 महीने 4 महीने में बना के पटक दूंगा?
या आपको लगता है कि इस काम को करने में समय लगेगा? और इवन मैं तो ये 90 की बात कर रहा हूं, आपने बड़ी बड़ी सोसाइटीज देखी हैं जहां कई सोसाइटीज में 100 200 मकान हैं, 200 400 500 मकान बने हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 1 ईयर चलते होंगे? उन मकानों को कंप्लीट होने में 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते होंगे? बोलो, लगते हैं क्या? यस सर। इतना सोच के बोलते हो क्या आप? समझ नहीं आता है? लगेंगे भैया आपको। मान लो मैं आपको, चलो ऐसा ही क्यों, मैं आपको बोल देता हूं, आपको एक एरिया दे दिया मैंने आपको एक 100 बीघा जमीन दे दी और मैंने कहा इस 100 बीघा जमीन में आपको 2000 मकान बनाने हैं। बना दो, देखें 2 महीने में 2000 मकान है क्या पॉसिबल? नो सर। कम से कम 4 5 साल 7 साल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अब एक समस्या आ जाती है, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट इतने बड़े हो जाएं कि वो इतने सालों तक चलें, उन कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, और वो पॉसिबिलिटी आती है मटेरियल के महंगा हो जाने की, लेबर के द्वारा ज्यादा वेजेस डिमांड करने की, या ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह बढ़ गया। आ सकती है ये समस्या कि नहीं आ सकती? बताओ। क्या आप मानते हो कि आज जो सीमेंट के एक कट्टे की कीमत है अगले 5 साल तक वही रहेगी? क्या आज जो फ्रेट चार्जेस लग रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के 5 साल तक सेम रहेंगे क्या? बताओ। नो सर। चेंज होंगे कि नहीं होंगे? यस। होंगे। होंगे। तो अब एक समस्या आ गई कॉन्ट्रैक्टर को कि भैया कॉन्ट्रैक्टर कैसे ये बात करेगा कि भैया अगर मेरा खर्चा बढ़ गया तो क्या होगा? उसके लिए एक क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ दिया जाता है। यानी कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी को क्या बोलता है, सुनना बहुत ध्यान से, कि भाई देख, अगर कल को मटेरियल महंगा हो गया, अगर कल को लेबर को हाई वेजेस पे करनी पड़ गई, या कल को एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और अदर एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो तुझे भी मेरी रेवेन्यू को 10% बढ़ाना पड़ेगा। एक क्लॉज जोड़ा जाता है प्राइसेस को इंक्रीज करने का। ये क्लॉज कहलाता है एस्केलेशन क्लॉज। बेसिकली अगर मैं आपकी नॉलेज वाली भाषा में बात करूं तो आपने इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा, इन्फ्लेशन। पढ़ा है कभी? हाँ यस। क्या होता है इन्फ्लेशन, बताओ। सर, महंगाई जब रेटें बढ़ जाती हैं। वही चीज तो कह रहा हूं मैं यहां पर, मटेरियल महंगा हुआ तो मैं यही बोलूंगा ना, मटेरियल की प्राइस में इन्फ्लेशन आ गया। उस इन्फ्लेशन को रिकवर करने के लिए एक क्लॉज बनाया जाता है, जिस क्लॉज को हम बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज। ये क्लॉज इसलिए जोड़ा जाता है कि अगर कल को जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में रन होगा और अगर प्राइसेस बढ़ गई, अगर इन्फ्लेशन आ गया, तो जितना इन्फ्लेशन आया, ये सब शुरू में वो डिसाइड कर लेंगे कि भैया अगर इतना इन्फ्लेशन आया तो तुम मेरी प्राइस में इतना % इंक्रीज कर देना। अब अगर मान लो वाकई में आ गया तो आपकी रेवेन्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? अगर मान लो वाकई में इन्फ्लेशन आ गया तो प्राइस बढ़ जाएगी, तो मेरी रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने एक और फैक्टर अपनी रेवेन्यू में जोड़ दिया, इंक्रीज इन प्राइस ड्यू टू एस्केलेशन क्लॉज। बोलिए, क्या ये बात भी क्लियर है अब आपको? यस सर। बोलो भाई बोलो, मैं आपको एक एक चीज को एग्जांपल के साथ इसीलिए समझा रहा हूं। मैंने क्या क्या बातें ऐड कर दी। मैंने कहा अगर काम में कोई वेरिएशन, अच्छा वेरिएशन के आगे आप ऑब्लिक लगा के लिख दो एक्स्ट्रा वर्क भी मैंने यही इंक्लूड कर लिया, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क करवाओगे तो भी तो रेवेन्यू बढ़ेगी आपकी। तो वेरिएशन की वजह से बढ़ना या एक्स्ट्रा वर्क की वजह से बढ़ना, कॉन्ट्रैक्टी के लापरवाही की वजह से मुझे कोई नुकसान होगा तो उसका क्लेम लूंगा। अगर कोई भी इंसेंटिव पेमेंट मुझे मिल रहे हैं क्योंकि मैंने काम को जल्दी पूरा कर दिया, उसे भी मैं लूंगा। और
अगर फ्यूचर में इन्फ्लेशन आता है तो उसकी वजह से भी मेरी रेवेन्यू को बढ़ाया जाएगा, उसे कहते हैं एस्केलेशन क्लॉज। लेस सर जब एक्चुअल में होगा तभी ये इंसेंटिव और अभी मैंने escalation होगा। सारी बातें, मैं जितने भी एडलेस कर रहा हूं ना, ये तभी एडजस्ट होंगे जब ये एक्चुअल में होगा। आप खुद सोचो ना, अगर मैंने वेरिएशन करवाया ही नहीं तो रेवेन्यू बढ़ा सकता हूं क्या? नहीं। अगर मैंने काम को टाइम पर पूरा ही नहीं किया तो क्या इंसेंटिव मिल सकता है मुझे? नो तो सर। नीचे नोट डालूंगा कि ये जो भी ऐड और लेस कर रहा हूं ना, ये तभी होंगे जब ये सर्टेन हो जाएंगे। 100% श्योरिटी होनी चाहिए, तभी ये चेंजेस होंगे। अदरवाइज जो इनिशियल प्राइस है वही मिलेगी मुझे। आओ लेस करोगे अब यहां से, पेनल्टी ड्यू टू डिले कंप्लीशन। आप समझ रहे हैं, डिले कंप्लीशन। एक बात बताओ, सारी चीजें उसे देता ही थोड़ी रहूंगा मैं। एक क्लॉज ये भी तो जोड़ेगा कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी बोलेगा कि भैया देख 6 महीने में तुझे काम करना है, अगर कल को तूने डिले कर दिया तो मेरा आगे नुकसान हो जाएगा। तो सब बातें कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। तो बोले अगर तूने काम को डिले किया तो मैं तेरे से 2% की पेनल्टी लूंगा। और मान लो मैंने डिले कर दिया, तो बताओ डिले कर दिया तो क्या मेरी रेवेन्यू कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? होगी सर। तो होगी मैं सर। पेनल्टी को लेस कर दूंगा। मेरी रेवेन्यू में से मुझे जितनी पेनल्टी देनी पड़ गई वो पेनल्टी मैं क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। बताओ इन पांचों बातों में आपको कोई बात अब पूछनी हो तो मुझे बताएं। मैंने आपको 4 आइटम ऐड के लिखा दिए, 1 आइटम लेस, और इसके बाद आपके पास अब जो ये नेट रिजल्ट आया, दिस विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, जो आपकी स्टेप नंबर 2 बनेगी। लीजिए स्टेप नंबर 2, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहलाएगी। बताइए बताइए बताइए, क्या ये सारे आइटम आपको समझ आ गए? मैं लिखवा नहीं रहा हूं इनकी डेफिनेशंस, मैंने आपको समझा दिए। क्या आपको वेरिएशन और एक्स्ट्रा वर्क समझ आ गया? यस यस सर। सर। क्या क्लेम समझ आ गया? यस सर। क्या इंसेंटिव का मतलब समझ आ गया? यस सर। यस सर। ध्यान रखना, इंसेंटिव तभी मिलेगा जब काम जल्दी पूरा करोगे। वक्त से पहले कर। हाँ, एस्केलेशन क्लॉज आप ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हो, इन्फ्लेशन। टू इन्फ्लेशन, ताकि आपके माइंड में ये टर्म्स सेट रहेंगी। और पेनल्टी ड्यू टू डिले कंप्लीशन, अगर आप काम को करने में डिले करते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब इसके नीचे 2 बातें हमें लिखनी है जो नोट इसके रेस्पेक्ट में है। लिखें नोट नंबर 1, all adjustment all adjustments in contract revenue, all adjustments in contract revenue only if they are certain. All adjustment in contract revenue only if they are certain. सर। हाँ जी, सर आपने अभी जब कल पढ़ाया था तो उसमें एक फॉर्मूला लिखवाया था ना कि जैसे सेल या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है उसको एक और फॉर्मूला लिखवाया था, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना?
हाँ जी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट। अच्छा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेट ही होगा ना शुरुआत में। तो हाँ, आप शुरुआत में देखो, एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस तो तभी पता लगता है जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, बाकी केवल एस्टिमेशन होता है चीजों का। तो सर ये जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इसमें है, ये इनिशियल वाली है या फिर ये जो फाइनल वाली जो अभी आपने बताई? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, आप पहले क्वेश्चन कर दो। रेवेन्यू पूछ रहे हो या कॉस्ट पूछ रहे हो आप? सर जैसे ये जो फॉर्मूला है ना सेल वाला, इसमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है सेल वाला फॉर्मूला, हाँ। ना, तो फॉर्मूला सर पढ़ो जो पहले आप, क्या लिखा है आपने फॉर्मूला? टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बिल्कुल। वो है ना? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आती है आपकी, बिल्कुल। तो सर हाँ, ये जो इसमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, ये इनिशियल वाली है या फिर ये टोटल बाद कॉन्ट्रैक्ट वाली? कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट तो आप सीख चुके हो ना ऊपर निकालना। हम्म, टोटल कॉस्ट कैसे आती है? कॉस्ट इनकर्ड प्लस येट टू बी इनकर्ड। हाँ। तो इसमें इनिशियल वाली बात समझ नहीं आई, अब क्या पूछ रहे हो मुझसे? टोटल कॉस्ट का मतलब ही एक बताया है मैंने आपको। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट इनकर्ड प्लस येट टू बी इनकर्ड, उसे टोटल कॉस्ट बोलते हैं हमेशा। अब इसमें इनिशियल वाली बात कहां से आ गई? अच्छा सर, वो कॉस्ट है, ये प्राइस। ओके सर। चलिएगा, नोट नंबर 2 लिखें। नोट नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू will be calculated separately for each year when contracts are of more than 1 year। नोट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा साल तक चल रहा है, तो आपको हर साल की कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रीजन क्या है? इन फैक्टर्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में चेंजेस किस ईयर में आएंगे मुझे नहीं पता। कोई क्वेरी नहीं, 2 मिनट पहले मेरी बात सुनना। अगले एग्जाम्पल में मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताऊंगा। मुझे बताओ, मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है और उस 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में एक इंसेंटिव पेमेंट मिलने वाला है। बताओ, क्या वो इंसेंटिव पेमेंट फर्स्ट ईयर में ही मिल जाएगा क्या मुझे? नो सर, इंसेंटिव कब 13 मिलता में। है? इंसेंटिव कब मिलेगा? जब काम पूरा हो जाएगा। इंसेंटिव तो तभी मिलेगा ना यस सर। काम पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ईयर 1 में तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन ईयर 3 में जाकर मुझे पता लग गया। अब प्रॉब्लम ये, अगर मैं अलग अलग रेवेन्यू नहीं निकालूंगा तो मैं इंसेंटिव को ऐड कब करूंगा, ये कैसे पता लगेगा? आप समझ रहे हो? जब मैं ईयर 1 की रेवेन्यू निकालूंगा तो मैं इंसेंटिव को ऐड कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अभी तक सर्टेन नहीं हुआ है। वो सर्टेन कब जाकर होगा? ईयर 3 में होगा। तो ईयर 3 में जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, बताओ? सर जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको यहां पर एक बात लिखी, हर ईयर की कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालनी पड़ेगी मुझे। और सुनना, मान लो एक्स्ट्रा वर्क की जो रेवेन्यू है ना, वो सेकंड ईयर में आ रही है, क्या फर्स्ट ईयर में जोड़ दूं क्या उसको? क्या फर्स्ट ईयर नो में सर। मुझे पता था कि कोई एक्स्ट्रा काम हो जाएगा फ्यूचर में? कि भगवान कृष्ण ने मुझे आकर बता दिया कि बेटा सुन, तू जैसे ही अगले साल में कदम रखेगा, तेरा कॉन्ट्रैक्ट ही तुझे बोलेगा कि भैया तू सेकंड फ्लोर पर एक सर्वेंट क्वार्टर भी बना दे। क्या भगवान कृष्ण आकर सपने में ऐसा मुझे बोलने वाले हैं क्या?
बोलो भाई बोलो, क्या ऐसा भगवान कृष्ण मुझे बोलेंगे क्या? नो सर। ये मुझे कौन बोलेगा एक्स्ट्रा वर्क की बात? भगवान कृष्ण कॉन्ट्रैक्टी। बोलेंगे या कॉन्ट्रैक्टी बोलेगा? कॉन्ट्रैक्टी सर। तो कॉन्ट्रैक्टी ने अगर ये बात सेकंड ईयर में बोली तो मैं फर्स्ट ईयर की रेवेन्यू में कैसे ऐड कर दूं? नहीं कर सकता। इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के केस में जहां कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 1 ईयर चलेगा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हर साल की अलग अलग ढूंढनी पड़ेगी। हर साल की रेवेन्यू अलग अलग ढूंढनी पड़ेगी। मैं इन दोनों बातों को लेकर के एग्जाम्पल करवाऊंगा, लेकिन 2 बातें याद रख लो। अगर मुझे रेवेन्यू कैलकुलेट करनी है तो पहला, जितने भी एडजस्टमेंट हैं वो तभी होंगे जब वो सर्टेन होंगे। अगर वो सर्टेन नहीं है तो नहीं होंगे, सर्टेन होंगे तो ही होंगे। और दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है वो सेपरेटली फॉर ईच ईयर निकाली जाएगी। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 1 ईयर के हैं तो आपको हर ईयर की रेवेन्यू अलग अलग आपको निकालनी पड़ेगी। सर ये तो गिवन होगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट आपका मोर देन 1 ईयर है या नहीं? बिल्कुल गिवन होगा ना, जैसे मैंने आपको इनिशियल दिया था, एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट का भी एग्जांपल करवाया था। यस सर। बिल्कुल गिवन होगा आपको। मैं हर चीज को विद प्रैक्टिकल आपको लेकर चलूंगा। मैं सिंगल ईयर के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, मोर देन 1 ईयर के भी। बस आपको ये रूल याद रखने हैं। बस जैसे ही क्वेश्चन मोर देन 1 ईयर पर आ जाए, आपका दिमाग ऑटोमेटिक स्ट्राइक होना चाहिए कि अरे रेवेन्यू तो अब अलग अलग निकलेगी, अब मैं एक साथ रेवेन्यू नहीं निकाल सकता।